होते हैं उनको पूरी टीम के साथ और स्वयं बैठकर जब मैं समझता था, सुनता था, जानता था, तो मुझे बहुत सारी बातें जो बहुत शॉर्ट में आपके सामने मैं साझा करूंगा, संक्षेप में मैं बताऊंगा। आखिर ये कोयापुनेम हम जगह जगह करते हैं, ये कोयापुनेम है क्या? हमें इस चीज को सबसे पहले समझना पड़ेगा साधारण भाषा में। कोयापुनेम जो हम जगह जगह करते हैं, ये वो है कोयापुनेम जो हमें इस जंगल को सुरक्षित रखकर हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, हमारे एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी बाद जो बच्चे हैं, उनको भी ये जंगल जैसे आज हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे इन जंगलों से हमें तमाम प्रकार की औषधि, फल फूल जो हमें मिल रहे हैं, वो आने वाले हमारी 10 पीढ़ी को भी मिलते रहे। यह ज्ञान कोयापुनेम देती है, दादा शंकर साहेब पाटिल जी देते हैं। कोयापुनेम का मतलब होता है कि इस प्रकृति के जीव जगत और इस प्रकृति में जो वातावरण है, ये प्रकृति में जो मौसम परिवर्तन है, ये प्रकृति के अनुसार जो फसल उगती है जिसे हम काटते हैं, ये समस्त प्रकृति को संरक्षित करते हुए अपने जीवन को इस प्रकृति के साथ साथ जीना ही कोयापुनेम है, और उसी का अनुसरण करना आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। ये दादाजी आज हमें वो ज्ञान देके जा रहे हैं, वो ज्ञान जो हमें कैसे जीना है ये सिखाता है, वो ज्ञान जो हमें ये बताता है कि आने वाले 400 से 500 साल बाद अगर आप तमाम जीव जगत में रहने वाले, वास करने वाले इंसान, जीव जंतु कैसे आज से 400-500 सालों तक इस पृथ्वी में, इस संसार में, इस दुनिया में कैसे सुरक्षित रहें, इस चीज का ज्ञान कोयापुनेम में है। इसलिए आप तमाम साथियों को, बच्चों को, बूढ़े को, मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, युवा शक्तियों को कोयापुनेम को बड़े ही ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे संगठन चलते हैं, बहुत सारी पार्टियां चलती है, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण चीजें कोई नहीं बताता जो हमारे कोयापुनेमाचार्य बताते हैं। ये इससे बड़ी चीज दुनिया में क्या हो सकती है कि आने वाले समय में जीव जगत को कैसे जिंदा रखना, ये कितना बड़ा मिशन होगा आप सोचिए। ये छोटा मोटा मिशन नहीं है, ये वो मिशन है। आज लगातार जमीन में कोयले खोदकर पूरी धरती को खत्म कर दिया गया है। जंगलों को बड़े बड़े ठेकेदार, पूंजीपति काटकर इन जंगलों को साफ कर रहे हैं। आज लगातार इस प्राकृतिक संपदा का सालों साल दोहन होते जा रहा है। किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है कि ये जंगल खत्म हो जाएंगे, ये पेड़ पौधा, पक्षी खत्म हो जाएंगे, जब धरती में पानी खत्म हो जाएगा तो उस समय कैसे रहना चाहिए, ये कोई नहीं सोच रहा है। ये सोचने वाले, ये सोचने, समझने और बताने वाले सिर्फ कोयापुनेमाचार्य है, जो आपको ये बताने का काम करते हैं, इस मिशन को आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो ये मिशन में शामिल होना, इस चीज का अनुसरण करना सिर्फ मेरा ही नहीं, सिर्फ ये पीला गमछा धारण करने वाले लोगों का ही नहीं, समस्त जीव जगत के लोगों का ये कर्तव्य बनता है। अगर समय रहते, अगर आप इसमें ध्यान नहीं देंगे, मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूं, मेरा कॉलेज चल रहा है, मैं अध्ययन करता हूं। जब मैं अध्ययन किया जापान की रिपोर्ट की, जब मैंने अध्ययन किया विदेश के जो वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े खोज कर रहे हैं, आखिरकार ये वातावरण के बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या बताते हैं, तो हमको ये समझ में आया, उन वैज्ञानिकों ने कहा कि आने वाले 500 से 600 साल के बाद ये पृथ्वी रहने लायक नहीं है, और जब ये पृथ्वी में हम लोग रहने लायक नहीं बचेंगे, जीव जगत में यहाँ पानी, पेड़ पौधा, हवा नहीं मिलेगी, सब तरफ प्रदूषण हो जाएगा, बारिश नहीं होगी, पूरा सूर्य अंगार की तरह उगलेगा, पेड़ पौधा जलेंगे, इंसान जलेंगे, उस समय क्या होगा, ये बाहर के लोग रिसर्च कर रहे हैं और हम अंधाधुन उस चीज की कटाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और समझना चाहिए, जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो अमीर लोग हैं, उनको पता था कि आज से 500 साल बाद हमारी पुश्तें जो है, हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे हैं, उनको इस पृथ्वी में अगर जीवित रखना है, रखना मुश्किल है, उनको ये बात पता है। इसलिए वो लोग मंगल ग्रह में जमीन खरीद रहे हैं, वो लोग विदेश में, स्पेस में रहना, जैसे ये स्पेस, हवा, यहाँ कुछ नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ जमीन के ऊपर, बीच आसमान और जमीन के बीच में कैसे रहे, एक्स स्पेस मिशन चल रहा है विदेशों में। वहां पर ये खोज कर रहे हैं कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी तो हम मंगल ग्रह में कैसे रहेंगे। मुझे बताइए कि यहाँ पर बैठे बच्चे, यहाँ पर बैठी बूढ़ी माँ, यहाँ पर बैठे मेरे बुजुर्ग शक्ति, क्या हम मंगल ग्रह में जमीन खरीदने लायक हमारे पैसा है?
हम तो छिंदवाड़ा में प्लाट नहीं ले पाते, इतना महंगा प्लाट चल रहा है। तो हमारी फिक्र कोई और नहीं करने वाला, हमारी फिक्र कोई नहीं करने वाला, हमारी फिक्र हम खुद को करना पड़ेगा। वो अमीर लोग जिनके पास पैसा है वो दूसरे ग्रह में जाकर जमीन खरीद रहे हैं और हमारे पास पैसे नहीं है। हम अंधाधुंध जिस चीज का कटाई हो रहा है इसको रोकने के लिए बस्तर में आंदोलन कर रहे हैं, लोग मरने के लिए तैयार है। आज बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, समाज जाति समुदाय के लोग संगम 1 संगम 2 में जो जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है, वो जो नदी बनी है वहां पर कन्हार नदी, उसका रेत महाराष्ट्र के लोग निकाल के ले रहे हैं, पूरी नदी को खोखला कर रहे हैं। हमारे एमपी वाले उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे छिंदवाड़ा वाले खासकर कन्हार नदी का जो नदी है वहां की रेत कौन निकाल रहा है इसमें कोई फोकस नहीं कर रहा है। वो लोग पूरा खत्म कर देंगे, पूरा नदी को नोच लेंगे, पूरा पानी का इस्तेमाल करेंगे। और अभी संगम 1 से लेकर संगम 11 तक पूरा डैम बन रहा है, पूरा पानी वो इस्तेमाल करेंगे और छिंदवाड़ा का पास क्या बचेगा। हमें इस और ध्यान देना है। हम इस छिंदवाड़ा जो आज विदेश के लोग पातालकोट घूमने आते हैं और कहते हैं कि वाह क्या छिंदवाड़ा है, सतपुड़ा की वादियों में ये प्रकृति का इतना बेहतरीन नजारा जिसे जीने में, जिसे समझने में हमें ऐसा लगता है कि हम साक्षात्कार स्वर्ग में आ चुके हैं, ऐसे बोल रहे हैं लोग। उस छिंदवाड़ा को कुछ लोग खत्म कर रहे हैं, इस और ध्यान दीजिए। मेरा मिशन, मेरे पूरे युवाओं का मिशन है कि छिंदवाड़ा में प्राकृतिक संपदा बरकरार रहे। हमारा मिशन है कि यहाँ पर जो हरियाली हमें आज देखने को मिल रही है, आज हम जो देख रहे हैं ये हरियाली आज से 100 साल बाद भी देखने को मिले, ये हमारा मिशन है। और इस मिशन को पूरा करने के लिए आप तमाम लोगों का हम साथ चाहते हैं। हमारा कोई सामाजिक स्वार्थ, कोई राजनीतिक स्वार्थ मैं नहीं बताऊंगा। मेरा सिर्फ एक ही स्वार्थ है कि इस दुनिया में इंसान कैसे जीवित रहे। मेरा सिर्फ एक ही स्वार्थ है कि जल जंगल जमीन कैसे बचे। मेरा सिर्फ एक ही स्वार्थ है कि मेरे बुजुर्ग किसान भाई बंधु जो आज खेती कर रहे हैं वो आज से 100 साल बाद भी खेती करें। मेरा स्वार्थ है कि आज जैसे हमें शुद्ध ऑक्सीजन हवा मिल रही है, आज शुद्ध वातावरण में हम जी रहे हैं, ये हमेशा हमारी आने वाली पीढ़ी रहे। सिर्फ इतने से स्वार्थ के लिए देवरावन भला भी आपके समक्ष ये विचार व्यक्त करने के लिए इतने समय से हम देख रहे हैं, कोई इस और ध्यान नहीं है। अब हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब दूसरी चीज है, कोए पुणे में विचार क्या हम बात कर रहे थे, प्रकृति को संरक्षण करना। दादाजी ने आपको बताया होगा, बहुत सारे अभी सियाने आए, सबने मुझे स्वागत किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं वो बंदा हूं जो मेरे परिवार के कोई लोग बड़े से बड़े अधिकारी नहीं है, न ही कोई बड़े से बड़े नेता है, नहीं कोई बड़ा किसान है। एक मध्यम और गरीब परिवार के रहने वाले व्यक्तियों को अगर मंच में भाषण देने का मौका मिलता है तो वो ऐसे ही कोया पुनेमाचार और ऐसे ही आप लोगों के बीच में मिलता रहे। तमाम गरीब का बच्चा भी बड़ा से बड़ा अधिकारी बने, एक गरीब का बच्चा भी बड़ा से बड़ा किसान बने, बड़ा से बड़ा जो है व्यापारी बने और बड़ा से बड़ा नेता बने। ऐसे उद्देश्य और ऐसे मिशन को लेकर हम चल रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि यहाँ जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे बैठे हैं, यही कल के जिला पंचायत बने, यही कल के विधायक बने, यही कल के सांसद बने। विधायक, सांसद और जिला पंचायत बनने के लिए अमीरी और उच्च जाति ना देखा जाए, एक गरीब का बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ वो भी बने। इस मिशन को लेकर हम काम कर रहे हैं। वो कोई जाति, कोई धर्म, कोई लिंग, काला हो, गोरा हो, किसी भी प्रकार का हो, वो भी अपनी प्रतिनिधित्व जब निभाने की बात आएगी सभी क्षेत्रों में उसको प्रतिनिधित्व बने। ऐसे मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। आप तमाम युवा शक्तियों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में ये जरूर कहूंगा कि हमारी एक संस्कृति है। हमने देखा कि हल्दी पीला चावल से हम ऐसा टीका नहीं लगाते, हम ऐसा टीका लगाते हैं। दादाजी ने बताया होगा। हमारे अगर हम मंच में आते हैं तो मैंने बाकायदा अपना बेल्ट वहां पर रखा। मैं माफी चाहता हूँ, मैं तहसील से आ रहा हूँ, तहसील में मैं था इसलिए मैं धोती पहन के नहीं आया, नहीं इसमें पूरे पारंपरिक वेशभूषा में कोई पुणे में कार्यक्रम में मैं आता हूँ। और ये भी बता दूं मैं तहसील में क्या कर रहा था। मैं तहसील में कर रहा था कि हमारे वो लोग जिनको वन विभाग वाले भगा रहे हैं कि यहाँ तुम खेती नहीं करोगे, भले तुम 20 साल से यहाँ पर जिनको पट्टा नहीं मिला उनको पट्टा कैसे मिले, इस हेतु मैं वहां पर आवाज उठा रहा था। इसलिए मैं तहसील में था, सीधे यहाँ पर। हमारे वो लोग, वो एट्रोसिटी एक्ट वाले मामले जिन पे चंद नेता नगरी लोग अपराधियों का संरक्षण करके एसटी और एससी के लोगों को एट्रोसिटी एक्ट में न्याय नहीं दिलाना चाहते, उसकी आरटीआई मैंने लगाया था। और जनजाति कार्य विभाग में मेरे को 450 पेज की जो अभी तक 2014 से 21 तक कितने मामले एट्रोसिटी एक्ट वाले पेंडिंग है, उसके लिए आरटीआई का जवाब लेने गया था। इसलिए मैं धोती पहन के यहाँ पर नहीं आया। मैं इस मिशन को लेकर तमाम मूल निवासी, मूल मालिकों के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। आपसे यही निवेदन करता हूं कि दादा ने जो जो विचार आपसे यहाँ पर साझा किया उसको अनुसरण करें और अपने जीवन में प्रकृति के संरक्षण का एक अमूल्य विचार लेके यहाँ पर से जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा सेवा सेवा।